अच्छा लगता है एक माइलस्टोन अचीव करने के बाद फिर से एक नई शुरुआत। पिछले सप्ताह हमने 200वीं वेबिनार किया था। आज 201वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी का सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे और इसी प्रकार हम नए माइलस्टोन स्थापित करते रहें, बच्चों के क्षेत्र में कार्य करते रहें, ऐसी ही कामना है। आज हम एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ फिर आपके सामने उपस्थित हैं। नेचुरोपैथी यानी प्राकृतिक चिकित्सा अगर हम बोले तो शरीर की आंतरिक प्रक्रियाओं में सुधार लाकर स्वयं को स्वस्थ बनाना, या खान पान, जीवनचर्या, वातावरण, इन सभी के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने की एक प्रक्रिया जिसको हम नेचुरोपैथी कहते हैं। नेचर के करीब रह के कोई काम किया जाए। एक्यूप्रेशर, मैग्नेट थेरेपी, मड थेरेपी, ध्यान, योग, ये कुछ इसके विविध आयाम हैं जिसके माध्यम से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, भोजन किस प्रकार का होना चाहिए। अक्सर कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। ये सारी चीजों के बारे में नेचुरोपैथी हमें बताती है और ये सारी चीजें सुधार करके हम एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। हम लोग भारतीय सनातन परंपरा की अगर बात करें तो उसमें योगी ऋषि मुनियों ने कड़े तपस्या के द्वारा, कठोर संयम के द्वारा बहुत सारी चीजों पर विजय प्राप्त किया था। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सपना गुप्ता। एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हैं, बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। आप परामर्शदाता, प्रेरक वक्ता, उपचारक, शोधकर्ता और जीवन प्रशिक्षक, बहुत सारे आयाम हैं आपके जो करती रहती हैं। लगभग 21-22 वर्षों से आप समाज सेवा का कार्य कर रही हैं, समाज में लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। BEMS, BNYS, MD योग में, NDYD गोरखपुर से किया है आपने। अभी आप MD एक्यूप्रेशर एंड मैग्नेट थेरेपी में भी हैं। आप करंटली आप MDEH नॉर्वे से कर रही हैं। एक अच्छा ऐसे ही एक बेहतरीन इंसान, एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी और एक बहुत कुशल चिकित्सक हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं। आपसे निवेदन है कि आज का हमारा जो विषय है कि बच्चों में नेचुरोपैथी किस प्रकार बच्चों को मदद कर सकती है, उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है, या हमको भी, सिर्फ बच्चों की बात नहीं करें, बड़ों को भी नेचुरोपैथी किस प्रकार उनके जीवनचर्या में परिवर्तन ला सकती है, उस पर अपनी बात रखें। सपना जी, ओवर टू यू। जी हाँ, नमस्कार आप सभी को। सर मैं ऑडिबल हूँ? जी हाँ। सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सर आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आई थिंक मैंने पढ़ा जो आपने भेजा मुझे, उसमें 201वां शायद ये एपिसोड है, आपका वार्ता है। और उसके लिए आप बहुत साधुवाद के हकदार हैं। आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और आगे के लिए ईश्वर आपको बहुत आगे तरक्की और इतनी सद्बुद्धि दे कि आप जो इस कार्य में कर रहे हैं इसमें और आगे काफ़ी सारे लोगों को जोड़कर हम नई नई चीज़ें करें आपस में। और आप सभी लोग जो सुन रहे हैं उनको मेरा सादर प्रणाम है। जिनके भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लिख लेंगे तो हम बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बहुत छोटा सा जो परिचय है मेरा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है मुझे इस क्षेत्र में। 21-22 साल की साधना है। अध्यात्म में करीब 28 साल की साधनाएँ हैं मेरी। और वहीं से सब कुछ सीखा, क्योंकि गुरु मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरे जो भी मेंटोर्स थे, जो मेरे गुरु थे, उनसे मैंने बहुत सीखा। और अनुभव पेशेंटों के साथ धीरे धीरे धीरे, फिर कोरोना काल आया उसमें भी सीखा। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में अगर मैं कहना चाहूँ तो अगर बेसिक हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेदा से भी पहले प्राकृतिक चिकित्सा का वर्णन मिलता है। जब सागर मंथन हुआ था तब कहा था कि शिव जी ने जब वो जहर पिया उससे पहले उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा की रंग चिकित्सा और बाकी चिकित्साओं का उपयोग किया था। तब ऐसा कहा जाता है कि समुद्र मंथन के वक्त से ही प्राकृतिक चिकित्सा का जो उद्भव है, प्रादुर्भाव है, वो वहीं से हुआ था। तो आयुर्वेद तो बाद में लिखा गया, नेचुरोपैथ जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो और उससे पहले का हिस्सा है ये। तो प्राकृतिक चिकित्सा की जब हम बात करते हैं तो प्रकृति को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। पहले तो हम प्रकृति को समझें कि प्रकृति क्या है, और उसके बाद हम समझें कि प्राकृतिक चिकित्सा क्या है, और फिर ये समझें कि हमारे लिए और बच्चों के लिए इसकी उपयोगिता क्या है। तो जहाँ हम प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति कहा जाता है कि 5 जो तत्व हैं, 5 एलिमेंट जिसे कहते हैं हम, जल, वायु, अग्नि, आकाश और सूर्य, अग्नि। तो ये जो मिट्टी
है वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें पांचों बाकी सारे पांचों तत्वों का समावेश होता है। तो हमारे नेचुरोपैथ में जल चिकित्सा, क्योंकि हमारे शरीर का 70% भाग पानी से बना हुआ है, इसलिए हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में जल चिकित्सा और मिट्टी चिकित्सा, ये दो चिकित्सा ऐसी होती है, मड थेरेपी जिसे बोलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो पांच हमारे तत्व हैं, उन्हीं पांच तत्वों से कहा जाता है हमारा शरीर बना है, क्योंकि कहते हैं यथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे। तो जिस तरीके से ब्रह्मांड बना हुआ है वही हमारे पिंड में है, मतलब जो जिन पांच एलिमेंट से प्रकृति बनी हुई है, उन्हीं पांच तत्वों से हमारे शरीर का भी निर्माण होता है। अगर इन तत्वों में से किसी एक तत्व की अधिकता या कमी, वही आपके अंदर बीमारियों का सबसे मुख्य कारण होता है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपके अंदर जल तत्व की अधिकता हो गई है या वायु तत्व की अधिकता हो गई है, तो जल की अधिकता से होने वाली जो बीमारियां हैं वो आपके अंदर उसके लक्षण प्रकट होने लगते हैं। वायु अधिक हो गई है तो गैस्ट्रिक संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो दिखाई देने लगती हैं। इसी तरीके से जिस भी तत्व की जो कमी होती है, जैसे मिट्टी जो तत्व है, मिट्टी तत्व अगर कम होता है तो आप बहुत दुबले पतले होते चले जाएंगे, और मिट्टी तत्व अगर बढ़ता है तो आपका वजन जो है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो ओबेसिटी है, जो आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है, बच्चों में जो सबसे मुख्य बीमारी हो गई है, जो हम लोग अपने सेंटर पे देखते हैं, एक तो मोटापा जो है वो बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, और आजकल डायबिटिक बच्चों में जो डायबिटिक जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा बढ़ी है आज के टाइम में बच्चों में। तो पहले हम बात करेंगे, पांच एलिमेंट्स की बात करेंगे, तो पांच एलिमेंट्स हम सभी जानते हैं कि कितने इम्पोर्टेंट हैं। और इसी तरीके से हम कहा जाता है कि पांच हमारे चिकित्सक भी हैं। अगर आप सुबह सुबह धूप में अगर आप 5 मिनट जाके खड़े होते हैं, तो विटामिन डी जो है वो आप कंज्यूम करते हो। विटामिन डी कारक है, बहुत इंपॉर्टेंट कारक है, कि आपके शरीर में कैल्शियम को बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कारक होता है विटामिन डी। तो धूप जो होती है वो हमारा बहुत बड़ा चिकित्सक होता है, जिसे कहते हैं शुद्ध प्राकृतिक हवा, जो जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है। अगर आप जाके डीप ब्रीथ करते हैं बाहर जाके, तो आपको जो वायु प्राण युक्त वायु, जिसे ऑक्सीजनेट वायु भी कहा जाता है, जो मॉर्निंग का टाइम है 3 से 5, वो लंग्स के काम करने का भी टाइम होता है, जो ऑटोबायो क्लॉक के अंदर आता है, जैविक घड़ी जिसे कहते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर शुद्ध हवा अगर हम का सेवन करते हैं, और पानी पानी तो सबसे मेन एलिमेंट है, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि कुछ क्षणों की सांस और पानी और खाना, तो इनका एक पर्टिकुलर टाइम है कि आप इतने दिन तक खाना नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, इतनी देर तक पानी। लेकिन ऑक्सीजन जो है, सांस जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो जीवन चलता ही नहीं है, कुछ सेकंड्स की ही बात होती है। और इसकी इम्पोर्टेंस हमने अभी भी देखी, जब हमने कोरोना काल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स जिन लोगों ने 25,000 30,000 में खरीदे, उनको ये जो फ्रेश ताज़ी हवा जिसे बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है, उसकी इम्पोर्टेंस शायद कोरोना के बाद लोगों को समझ में आई हो। तो इसी तरीके से आकाश तत्व की बात करें तो वो रिप्रेजेंट करता है जो वैक्यूम होता है, खाली जो होता है, उसको हम आकाश तत्व कहते हैं। और इसी तरीके से अगर आप बात करें, पांच तत्व जो हमारे बाहर प्रकृति में है, वो अगर बाहर बैलेंस में रहते हैं, अगर आप देखिए कभी बहुत तेज बारिश होगी तो भी वो नुकसान करती है फसलों को, कम बारिश होगी तो सूखा होता है। इसी तरीके से हर तत्व का होता है, अगर सूर्य है, अगर वो उसकी तेज जो भी गर्मी हम देख रहे हैं, जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वातावरण में, जो गर्मी बढ़ रही है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ओजोन का जो छेद है वो बढ़ता चला जा रहा है ना। तो वो उस तरह की चीज़ें हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन किसी भी तरह का हो, हवा का हो, जल का हो, अ, या किसी भी वातावरण में जो जिस भी तरह का पॉल्यूशन है, वो हमारे लिए नुकसान ही करता है, वो अप्राकृतिक होता है। तो ये पांच एलिमेंट हमारे होते हैं, और तीन चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, वात पित्त और कफ। तो वात पित्त और कफ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे शरीर में। देखा जाए तो बचपन जब से रहता है, जब से हम छोटे होते हैं तब से लेकर हम जब तक हम एडोलेसेंट एज में आते हैं, मेच्योर्ड एज में जब तक आते हैं, तब का एक टाइम पीरियड हम गिनते हैं। एक अवस्था हमारी, उसके बाद वाली जवानी वाली जो उम्र आती है, एक प्रौढ़ अवस्था होती है, और एक बुढ़ापा। ये चार अवस्थाएं हमारी, जो हमारे नेचुरोपैथ में कहा जाता है कि ये चार अवस्थाएं जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे इसमें।
और इन 4 अवस्थाओं में ही इन एलिमेंट में बहुत अच्छा तरीके से ना परिवर्तन आता है। जैसे अच्छा तरीके से परिवर्तन, जैसे बचपन में जब बच्चों को अगर आप देखेंगे तो अक्सर करके बच्चों को बचपन में सर्दी जुकाम खांसी बुखार यही अधिकतर जो रोग हुआ करते हैं बच्चों को, वो कफ से रिलेटेड, जो कफ से संबंधित बीमारियां वो रहा करती हैं। जब हम यंग एज में आते हैं उस समय पित्त संबंधी बीमारियां होती हैं। पित्त मतलब जो एसिड होता है, एसिडिक नेचर वाली जो चीज़ें होती हैं, वो एसिड जब शरीर में बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, तो पित्त प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं, उस समय जब यौवन अवस्था होती है उस समय पित्त प्रधानता हमारे शरीर में पाई जाती है। उसके बाद आती है प्रौढ़ अवस्था हमारी, जो बुढ़ापा और जवानी के बीच का एक टाइम होता है, जिस समय हम फिर एक हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं। उस समय भी हमारे शरीर में जो हमारे हार्मोन्स हैं उनका असंतुलन हो रहा होता है, या तो बढ़ रहे होते हैं या कम हो रहे होते हैं। महिलाओं में भी ये प्रोसेस होता है, पुरुषों में भी होता है, लेकिन महिलाओं में ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे होता है, जिसे मोनोपॉज की अवस्था भी कहा जाता है। उस समय हमारे महिलाओं के अंदर में बहुत तेज़ी से बदलाव शरीर में आ रहे होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं हमारे वो बहुत तेज़ी से बदल रहे होते हैं। तो उस समय जब हमारे हार्मोन्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं, ये उस वक़्त की बात है जब हमारे यंग एज के बाद और बुढ़ापे से बीच की जो अवस्था होती है, ये उस अवस्था की बात है। और उसके बाद आता है वृद्धावस्था। तो और जो ये बीच वाली जो मैं एज बता रही हूँ जिसमें हार्मोन्स बहुत चेंज होते हैं, इसमें आपकी अपनी-अपनी प्राकृतिक दिनचर्या, आपका आचार, विचार और व्यवहार, ये 3 चीज़ों के हिसाब से आपके अंदर जिस तत्व की कमी या अधिकता होती है, उसी के अनुसार आपके शरीर में बीमारियाँ होती हैं, या कमी या ज़्यादा अधिकता होती है किसी भी चीज़ की। तो ये वो अवस्था होती है जिस अवस्था में आप अपनी जो भी खाना खा रहे हैं, जो भी भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन को ग्रहण करने से जो आपका शरीर बनता है, उसके अनुसार आपके शरीर में 5 एलिमेंट्स जो भी हैं, 5 हमारे तत्व हैं, उनकी अधिकता होने से या कमी होने से जो बीमारियाँ आती हैं, वो उस वक़्त की बीमारियाँ होती हैं, जो हर इंसान में अलग-अलग होती हैं। जो मेल और फीमेल में भी अलग-अलग होती हैं। एक एक स्त्री और एक पुरुष में ये परिवर्तन और ये बदलाव बहुत अलग तरीके का होता है। चौथी जो अवस्था होती है वो वृद्धावस्था होती है, वो सभी जानते हैं हम। वो अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें वात प्रधानता होती है। हर हर एक वृद्ध जो इस वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं, उस समय उनको वात संबंधी या वात प्रधानता वाली जो जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ उनमें पाई जाती हैं। और सबसे कम जो बीमारियाँ होती हैं, वो कफ संबंधित होती हैं, उससे अधिक बीमारियाँ पित्त संबंधित होती हैं, और सबसे अधिक बीमारियाँ 106 बीमारियों का जो वर्णन मिलता है, वो हमारी वात प्रधान प्रकृति से प्राप्त होती है। तो जिनके अंदर वात की प्रधानता होती है, या जिनके अंदर वायु विकार ज़्यादा होता है या बिगड़ा हुआ होता है, 2 चीज़ें होती हैं, एक विकार होना और एक बिगड़ा हुआ होना। तो ये अगर आपके अंदर वायु विकार बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या विकृत है, खराब है, तो आपके अंदर वात की प्रधानता होती है, और उस समय वात संबंधित रोग जो होते हैं वो होते हैं। तो ये वात, पित्त और कफ की 3 चीज़ें हो गई हमारी, 5 तत्व हो गए हमारे। अब हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर, बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग या जानते भी होंगे, तो उस चीज़ पे शायद हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो है जैविक घड़ी। जब हम पैदा होते हैं तो ईश्वर ने हमारे अंदर उसको बोलते हैं ऑटो बायो क्लॉक, या हिंदी में अगर बोलूँ तो उसको बोलते हैं जैविक घड़ी। तो हम सब मनुष्यों के अंदर ईश्वर ने एक जैविक घड़ी लगा के भेजी है। उस जैविक घड़ी के अनुसार हमारे 12 अंगों के काम करने के 2-2 घंटे होते हैं। तो ये दिनचर्या जो है हमारे ऋषि मुनि जो अपनाते थे, तो इसलिए हमारे ऋषि मुनि क्यों बीमार नहीं पड़ते थे? इसीलिए बीमार नहीं पड़ते थे क्योंकि जब वो ये ऑटो बायो क्लॉक जिसे कहते हैं, जैविक घड़ी जिसे हम कहते हैं, इस जैविक घड़ी को वो जानते थे कि किस अंग के काम करने का कौन-सा वक़्त है। उसी वक़्त के अनुसार वो अपनी दिनचर्या को प्लान किया करते थे, या वो अपनी दिनचर्या को फ़ॉलो किया करते थे। तो इसलिए उनको बीमारियाँ नहीं होती थी, या होती भी थी तो वो ठीक कर सकते थे। तो जैसे मैं आपको बताऊँ, ऑटो बायो क्लॉक के अनुसार कुछ अंगों के काम करने का वक़्त मैं आपको बताती हूँ। सुबह-सुबह जब 3 से 5 का वक़्त होता है, ज जिसे हम अमृत वेला भी कहते हैं, तो 3 से 5 बजे का जो वक़्त है, वो हमारा लंग्स के काम करने का टाइम होता है, हमारे फेफड़ों के काम करने का टाइम होता है। तो सबसे अधिक शुद्ध प्राणवायु जो हमारे वातावरण में होती है,
वो सुबह-सुबह 3 से 5 बजे के वक़्त में होती है। इसलिए हमारे ऋषि-मुनि, अगर आपने देखा हो, तो सुबह-सुबह 5 बजे, 3 से 5 बजे वो उठ के प्राणायाम किया करते थे। वो क्यों करते थे? इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि हमारे फेफड़ों के काम करने का जो वक़्त है वो 3 से 5 बजे का वक़्त होता है। 5 से 7 बजे का जो वक़्त होता है वो हमारे खुद के पेट की सफाई का वक़्त होता है। तो उस समय अगर आप उनकी जो दिनचर्या हुआ करती थी, तो वो जैसे ऊषा पान कहते हैं। सुबह जो हम गुनगुना जल मलासन में बैठ के जो गुनगुने पानी का सेवन करते हैं, वो पानी पीने के बाद और फिर हम थोड़ा-सा चलने के बाद हम वो अपना जो पेट सफाई की क्रिया है, जिसे नित्य कर्म भी कहते हैं हम, बॉल क्लीनिंग भी कहते हैं हम, तो वो उसके लिए नित्य कर्म से अपनी सफाई करने के बाद और उसके बाद जो हमारा 7 से 9 का वक़्त होता है, वो हमारा भोजन करने का वक़्त होता है। और ऐसे भी कहा गया है, सूर्योदय से 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर जितना ज़्यादा अच्छा हेवी आप खाना खा सकते हैं, वो खाया जाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ये आयुर्वेदा का सिद्धांत है, नेचुरोपैथ का सिद्धांत कुछ और कहता है। तो उस समय ये कहा जाता है कि आपकी जो पाचन शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसी तरह कहा जाता है कि जब आप सनसेट हो रहा होता है या सूर्य जब अस्त हो रहा होता है, उस वक़्त पे, जैसे जैनी लोग करते हैं, उस वक़्त पे अगर खाना खा लिया जाए, क्योंकि खा सूर्यास्त के बाद हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो बहुत कमज़ोर हो जाती है। इसलिए मना किया जाता है कि शाम को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद भोजन ग्रहण ना किया जाए। तो ये हमारी एक दिनचर्या होती है। सबसे इम्पोर्टेंट टाइम इसमें होता है लिवर के काम करने का होता है, क्योंकि लिवर जो है वो हमारे शरीर में, जैसे सोलर प्लेक्सस में हमारे 9 ग्रहों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो ग्रह होता है वो सूर्य होता है। इसी प्रकार हमारे शरीर में भी सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर कोई अंग माना जाता है तो वो लिवर माना जाता है, क्योंकि लिवर के जो काम है वो 80 से भी ज़्यादा फंक्शन, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन माने जाते हैं वो 80 से ज़्यादा काम माने जाते हैं। ऐसे जो हमारे जो लिवर जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि भी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा वजन भी जिसका माना जाता है वो लिवर का ही माना जाता है। ऐसे लिवर के 300 से ज़्यादा फंक्शन होते हैं जो हमारे शरीर में बाइल का निर्माण करता है, और जो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसी मतलब वो एक लिवर को अगर मैं कहूँ तो उसको सूर्य की उपमा दी गई है हमारे शरीर में। तो वो अमोनिया को नियंत्रित करने का काम करता है। अमाइनो एसिड्स जो होते हैं उनको कन्वर्ट करने का काम जो है, मतलब लिवर के अगर फंक्शन में गिनाने जाऊँ तो आई थिंक ये बहुत लंबा हो जाएगा। तो लिवर जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक अंग माना जाता है। जैसे सूर्य की महत्वता होती है, ऐसे ही हमारे शरीर में लिवर की महत्वता होती है। और आज के टाइम में अब मैं अपने तीसरे टॉपिक पे आने से पहले एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे हैं आज के, जो यंग बच्चे हैं और जो युवा पीढ़ी वाले जो बच्चे हैं, उन बच्चों में अधिकतर बच्चों में 80 से 90% बच्चों में आज के टाइम में फैटी लिवर देखा गया है। ये आप चाहें तो किसी भी क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सेंटर पे अगर आप जाएँगे तो वहाँ से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जो आज के टाइम में 9 से 10 साल के बच्चों से लेकर 25 साल तक के जो भी यंग एज के जो लोग हैं, उनमें 80% लोगों में फैटी लिवर पाया जाता है। आज के टाइम में, क्योंकि उनकी दिनचर्या जो है रात को जो लेट सोने का जो फंक्शन है उसका मैं आपका कारण एक बेसिक बताती हूँ। रात को 11 बजे से 1 बजे तक का जो टाइम होता है रात को, मतलब 11 पीएम से लेकर और 1 1 एएम तक का जो टाइम है, 11 से 1 बजे का जो टाइम है रात का, वो टाइम होता है हमारे लिवर के काम करने का। और लिवर ही एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, सबसे ज़्यादा। मतलब हमारे शरीर में जितनी गंदगी है, हमारे शरीर में जितना ज़हर बनता है, वो हमारे शरीर को ज़हर मुक्त करने का सबसे अधिक कार्य होता है हमारे लिवर का, किडनी का। और हार्ट तो जो है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड को लाने और ले जाने का काम उसका होता है, पंपिंग का काम होता है। तो अगर मैं बात करूँ सर, हम जो क्वेश्चन है वो हम बाद में ये लेने बाद वाले में हैं, लेंगे, क्वेश्चन आंसर बाद में लेंगे। वो बाद में लेंगे हम। और इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो 11 से 1 बजे तक अगर कोई इंसान जाग रहा है या रात को 10 बजे के बाद अगर आप खाना खा रहे हैं, तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है आज के टाइम में, जो हमारे लिवर की खराबी का मुख्य कारण है। एक तो जंक फूड है, जो बच्चे आज के टाइम में जंक फूड खा रहे हैं।
पहला कारण वो है, अनियमित दिनचर्या है। सुबह लेट सोकर उठना है, क्योंकि वो जो टाइम हमने अभी आपको बताया जैविक घड़ी जिसकी मैंने बात किया है, तो 3 से 5 के वक्त में अगर आप नहीं उठेंगे तो लंग उसके बाद आप उठने के बाद आप कितने भी प्राणायाम करें, उसके बाद आप कितना भी आप कहते हैं ना वॉक करें या प्राणायाम करें, लेकिन उस स्तर का ऑक्सीजन, उस स्तर का प्राणवायु जो 3 से 5 के बीच में मिलेगा, जब हमारे लंग्स सबसे ज़्यादा काम करने के लिए कहते हैं ना एप्रिशिएबल टाइम जो होता है ना, सबसे अच्छा टाइम जो होता है हमारे लंग्स के काम करने का, वो वही होता है 3 से 5 बजे का। तो उस वक़्त अगर ध्यान, योग, प्राणायाम अगर आप करेंगे, तो आपके शरीर में जो ऑक्सीजन है, उसकी कभी भी कमी नहीं आ सकती है, और ऑक्सीजन की कमी से ही अधिकतर बीमारियाँ भी होती हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि आपके जिस अंग में ऑक्सीजन, ये कैंसर का जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने ये शोध किया है कि जिन जिन लोगों के अंदर जिस अंग में ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड की कमी होती है, उसी की वजह से कैंसर का जो एक मुख्य कारण है, वो आपका ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, वो उसकी कमी होना है। मतलब आपके शरीर के जिस हिस्से में ऑक्सीजन युक्त ब्लड या फ्रेश ऑक्सीजन युक्त ब्लड नहीं जाएगा, उस अंग की कार्य क्षमता धीरे 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 कम होने लगती है। और जब ये कम होती है, तो फिर धीरे धीरे उस हिस्से में कैंसर डेवलपमेंट के जो चांसेस होते हैं, वो सबसे ज़्यादा होते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है, जो जिसके बारे में लोग नहीं बात करना चाहते हैं या नहीं बात करते हैं, वो है लंगनम। लंगनम माने उपवास या व्रत, या जिसे कहते हैं ना हम लोग जो आज के टाइम में व्रत कर रहे हैं, वो तो पूरा दिन खाते रहते हैं हम लोग। हम मुझे नहीं लगता कि हम लोगों में से जो भी नवरात्रियों में, तो लोगों का आजकल वजन बढ़ने लगा है। जब भी हम व्रत रख रहे हैं तो वजन बढ़ जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हम व्रत में भी व्रत का मीनिंग नहीं समझ रहे। उपवास का जो मीनिंग होता है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमको बताया, उपवास का मीनिंग होता है कि जब हम ईश्वर के निकट वास करते हैं, उसको उपवास कहते हैं। और लंघनम मतलब हम जो नियम करते हैं, जो व्रत करते हैं, नियम करते हैं, तो उसमें अगर लंघनम में मैं बोलूं, अगर कि आपके शरीर में बहुत ज़रूरी है कि 1 सप्ताह में 1 दिन, क्योंकि देखिए आपके शरीर के सारे ही, लगभग सारे अंगों को आराम मिलता है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक जैसे हम कहते हैं जो पाचक, हमारा पाचन संस्थान जो होता है, उसको आराम देने के लिए हम कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं। हार्ट को तो हम आराम दे ही नहीं सकते, क्योंकि बेचारा अगर वो रुक गया तो फिर तो सभी रुक जाएंगे। तो हार्ट को आराम नहीं दिया जा सकता है, ये विडंबना है। लेकिन जो हमारा पाचन संस्थान है, क्योंकि पाचन संस्थान के देखिए 2 इम्पोर्टेंट काम होते हैं आपके शरीर में। इसको वाइटल फोर्स भी बोलते हैं, इसको हम मतलब एक तरीका कहते हैं इसको मैग्नेटिक, जिसे बोलते हैं ना चिकित्सा, उस तरह की चिकित्सा भी अगर बोलूं तो वो गलत नहीं है, क्योंकि हमारे प्राकृतिक चिकित्सा के कई ग्रंथों में इसका वर्णन आता है कि अगर आप लंगनम या व्रत या उपवास 1 सप्ताह में 1 दिन के लिए अगर आप दिन भर कुछ ना खाएं, केवल और केवल गर्म पानी का सेवन करें। गर्म नहीं कर सकते, गुनगुना करिए, गर्मियों का टाइम चल रहा है। नॉर्मल जो पानी है, रूम टेम्परेचर का जो पानी है, जो हमारा अभी मतलब घड़े का जो पानी है, वो भी पिया जा सकता है। तो उस पानी को पीकर अगर सिर्फ 1 दिन का अगर आप लंघनम करें, तो वो लंघनम भी आपको इतना शक्ति दे देगा, इतनी शक्ति दे देगा कि आप एक बार करके देखेंगे, तभी शायद इस चीज़ को अनुभव कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, एक लंघनम है, एक मौन का जिक्र आता है, जो हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि हमारे शरीर की शक्ति जो है, वो सबसे ज़्यादा 2 ही चीज़ों में खर्च होती है, एक खाने को पचाने में और एक बोलने में। तो एक जो मौन होता है, मुख का जो मौन रखते हैं हम, और मन का जो मौन रखते हैं, अगर ये 2 चीज़ों का अगर हम मौन रखें, वो भी सप्ताह में 1 दिन, आप देखेंगे कि आंतरिक शक्तियों में बढ़ोतरी होने लगेगी। आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो सोचने की शक्ति है, आपका जो पॉजिटिव थिंकिंग की जो पावर, वो बढ़ने लगेगी धीरे-धीरे। तो एक ये जो मौन है, ये भी हमारे प्राकृतिक चिकित्सा का एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पोर्टेंट अंग है। अब हम आज के बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, जो कि बच्चों के लिए सर ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है और इसकी क्या महत्व है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे होते हैं, तो 14 साल तक के जो बच्चे हैं, मतलब पैदा होने से लेकर 14 साल तक के बच्चे जो होते हैं, उनमें उनमें जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसको हम मानसिक और शारीरिक विकास बोलते हैं।
और इस विकास को अभी हम 5 हिस्सों में विभाजित करते हैं। एक है मानसिक, एक है शारीरिक, एक है आध्यात्मिक, एक सामाजिक और एक आजकल एक नया ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल, या फिर उसको मतलब धन वाला जो क्वोशंट है उसको वो भी कहा जाता है। ऐसे बोलते हैं तो फाइनेंशियल क्वोशंट से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जब हम इन 5 चीज़ों की बात करते हैं तो बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मानसिक और शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य और एक सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य इसलिए क्योंकि बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, आसपास में अपने टीचर और अपने साथ के जो बच्चे हैं उनके साथ जब वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो सामाजिक स्वास्थ्य की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिलीज़ में लोगों के यहाँ जब एक बच्चा होता है तो उस एक बच्चे के अंदर में आप लोगों ने नोटिस किया है तो आपको जानते होंगे इस बात को कि जब बच्चा इकलौता है आपके पास में तो उसके अंदर केयरिंग और शेयरिंग, मतलब आप ध्यान रखने और मतलब आप कहते हैं ना कि जैसे शेयर करना। हम जब हम लोग हम 3 भाई बहन थे तो हमारे यहाँ ऐसा था कि बड़ी दीदी के कपड़े पहन लिए, किताबें ले ली, तो ये होता था, केयरिंग और शेयरिंग होता था। लेकिन आज के बच्चों में क्योंकि उसके भाई बहन ही नहीं है तो ना वो केयरिंग जानता है ना वो शेयरिंग जानता है। तो जब हम सामाजिक हेल्थ की भी बात करते हैं तो वो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए। तो बच्चों के लिए जो 3 साल से 14 साल तक का उम्र का जो दौर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये उनका फाउंडेशन टाइम है, नींव वाला जैसे टाइम बोलते हैं ना हम। तो उस नींव वाले टाइम पे अगर आप उनको मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अगर उनको प्रदान कर सकते हैं 3 से 14 साल के बच्चों के बीच में, क्योंकि कहते हैं कि बच्चे उस समय मिट्टी की तरह होते हैं। आप उसको जिस तरीके का शेप देना चाहें, जिस तरीके का आप उसको बनाना चाहें, आप उसको बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको खुद को पता होना चाहिए कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए प्राकृतिक चिकित्सा में किन-किन चीज़ों की इम्पोर्टेंस होती है और किस-किस तरह की प्राकृतिक चिकित्सा तो बाद में आती है। मतलब प्राकृतिक चिकित्सा बाद में आएगी, पहले तो हम प्राकृतिक दिनचर्या में अगर हम बात करें, तो प्राकृतिक दिनचर्या में अगर हम सीख लें कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो वो इम्पोर्टेंट ये है कि 1 मिनट, ये मेरा यूट्यूब पता नहीं कैसे चालू हुआ है। सो इम्पोर्टेंट ये होता है कि अगर हम प्राकृतिक जीवन शैली को जान लेंगे, तो प्राकृतिक चिकित्सा तक आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो रहती है, तो आप जैसे जानते हैं प्रकृति जिस 5 तत्वों से बनी है, उन्हीं 5 तत्वों से जो इलाज किया जाता है, उसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। उसमें पानी, हाइड्रोथेरेपी जो पानी से चिकित्सा होती है, मिट्टी से चिकित्सा होती है, सूर्य से जो चिकित्सा होती है, उसको थर्मोलियम, एक एपरेटस आता है, थर्मोलियम कहते हैं जिसे, उससे चिकित्सा दी जाती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में जो पानी की चिकित्सा है, उसके उसका सेक्शन जो है वो अलग होता है, मड चिकित्सा का अलग होता है। तो चिकित्सा तक आने से पहले अगर आप प्राकृतिक दिनचर्या को जान लें, प्राकृतिक दिनचर्या को अगर हम अपने बच्चों के लिए समझ लें, तो मुझे लगता है कि हमको प्राकृतिक चिकित्सा तक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं 3 से 14 साल तक के बच्चों के लिए मैं बात करूँ, तो पहली बात तो ये कि आज के टाइम में जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ और न्यूक्लियर जो बच्चे सिंगल जो बच्चे हो गए, सिंगल चाइल्ड जो हो गए हैं, तो उनकी ज़रूरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी जो सोच है और उनकी जो ज़रूरतें हैं वो बहुत ज़्यादा बदल गई हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मैं अपने माता-पिता की इकलौती संतान हूँ, तो मैं अपने माता-पिता से जो माँगने वाला हूँ, वो मुझे मिलेगा। ये मुझे ला के देंगे, क्योंकि माँ-बाप की भी कहीं न कहीं मजबूरी होती है। ये एक मैं आपको एक लाइव ही बात बताती हूँ। परसों मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया था, तो उन उनका बेटा 17 साल का है और उनके बेटे ने एक ही डिमांड किया आज तक कि नहीं मम्मा, मुझे लैपटॉप चाहिए है। तो उन्होंने उसको लैपटॉप लाके दिया और मोबाइल लाके दिया। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस दिन से उसको मोबाइल और लैपटॉप लाके दिया, उस दिन से उसने अपनी माँ से बात करना बंद कर दिया है। तो उसकी माँ का मेरे पास फ़ोन आया था कि मैम प्लीज़ उसकी काउंसलिंग आप कर दीजिए, क्योंकि लैपटॉप के देना, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो बहुत निहायत ज़रूरी था कि उसको लैपटॉप दिया जाए, मोबाइल दिया जाए। तो उसको मोबाइल और लैपटॉप देने के बाद में आज के टाइम में वो बच्चा अपने रूम में बंद होके और वो 12-12 घंटे तक अपने रूम से बाहर नहीं निकल रहा है। तो ये एक एडिक्शन जिसे कहते हैं ना, एडिक्शन आज के टाइम में बच्चों को जो एडिक्शन हो जाता है या लत लग जाती है, तो जिस तरीके की लत आज के बच्चों में मोबाइल और लैपटॉप की लत लग गई है ना बच्चों को,
मुझे लगता है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है बच्चों के लिए। तो बच्चों को प्राकृतिक चिकित्सा जो है उसका अगर बेसिक ज्ञान भी अगर दे दिया जाए, क्योंकि बच्चों की सोच किस तरीके की है वो मेंटल हेल्थ में आता है। बच्चों की जो दैनिक दिनचर्या है वो उनकी फिजिकल हेल्थ में आता है। जो बच्चे जिस तरीके का बिहेवियर पॉजिटिव, बच्चा कितना पॉजिटिव सोचता है या कितना आध्यात्मिक सोचता है या कितना एलिवेटेड सोचता है, ये उसका स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है। मतलब वो कितना आध्यात्मिक है वो बच्चा। और चौथा है सामाजिक। तो सामाजिक की अगर मैं बात करूं तो वो बच्चा, जब आप उसको बच्चे को सिखाओगे, जब आप उस बच्चे को बताओगे कि समाज में जब हम रहते हैं तो हमको किस तरह का व्यवहार, किस तरह का बिहेवियर हमको करना है, तो बच्चे उस तरह का बिहेवियर सीखते हैं। तो ये बिहेवियर उसको पहला बिहेवियर वो घर में अपने माता पिता को देख के सीखता है, उनके व्यवहार से सीखता है, और उसको उसी तरीके के, जिस तरीके के संस्कार दिए जाते हैं वो उस तरीके का रिएक्ट बाहर जाके करता है। तो अगर मैं 3 से 14 साल के उम्र के बच्चों की बात करूं तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम लोगों को एक दैनिक दिनचर्या की एक बात आती है। तो उस बात में सिर्फ सिंपल ये आता है कि बच्चों को सुबह जल्दी उठना है, जल्दी सोना है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन बच्चे आज के टाइम में मैंने देखा है 11, 12, 1 बजे से पहले कोई बच्चा सो नहीं रहा है। अगर जल्दी सोएंगे नहीं तो जल्दी उठने वाले भी नहीं है। तो प्राकृतिक चिकित्सा का सबसे पहला सिद्धांत होता है कि आप अगर 10 बजे सो जाते हैं, क्योंकि 10 बजे से 12 बजे का टाइम जो है, या 10 से 2 बजे तक की जो 4 घंटे की जो नींद है, वो हमारे शरीर के लिए हीलिंग का काम करती है। मतलब जिस वक्त बच्चे अगर 10 बजे सो जाते हैं, 10 से 2 बजे हमारी जो डेल्टा स्लीप होती है वो इतनी अच्छी नींद होती है, इतनी पॉजिटिव नींद होती है। उस जो 10 से 2 वाली नींद में बच्चों की सारी हीलिंग हो जाती है। मतलब उनका जो मेंटल लॉस हुआ होगा वो, उनका जो फिजिकल लॉस हुआ होगा वो सारे जो लॉसेस होते हैं वो उस 4 घंटे की नींद में पूरे हो जाते हैं। तो ये जो 4 घंटे की 10 से 2 बजे की जो नींद है, वो उनको 8 घंटे की नींद के बराबर में होता है। तो आप अपने बच्चों को सबसे पहला जो अगर नियम प्राकृतिक चिकित्सा का अगर कुछ सिखाएं तो वो इम्पोर्टेंट यही है कि सबसे पहले तो वो जल्दी सीना सोना सीख जाए। 10 बजे सो जाएं बच्चे। उसके बाद में जब भी उनको उठना है, जितने बजे भी कन्वीनियंट है उनके लिए, 3 बजे अगर उठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं उठ सकते तो 4 बजे उठे। ध्यान, योग, प्राणायाम करें, उषा पान करें। उसके बाद में बॉल क्लीनिंग के बाद में जो भी उनको ग्रहण करना है, तो पहला जो इम्पोर्टेंट काम होता है, जब भी आप अपने शरीर में पहला कुछ डालेंगे, देखिए क्या होता है, जब हम गाड़ी चलाते हैं, कार भी अगर हम चलाते हैं, तो कार अगर मैं चलाऊंगी तो पहले मैं चाबी लगाऊंगी, उसके बाद गाड़ी को मैं ऑन करूंगी, ऑन करने के बाद मैं गाड़ी को फर्स्ट गियर में चलाऊंगी, है ना? क्योंकि मैं गाड़ी को टॉप गियर पे तो नहीं चलाऊंगी, मैं ना मैं रिवर्स गियर में चलाऊंगी, ना मैं टॉप गियर पे चलाऊंगी। तो जब मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया है तो मेरी गाड़ी पहले गियर में चलेगी। तो अगर मैं पहले गियर की बात करूं तो वो कुछ भी पहला गियर होगा। आप जैसे रात भर से आप फास्टिंग पे है, सपोज आपने रात को 8 बजे आखिरी आपने भोजन किया है, तो अगर मॉर्निंग में अगर आप 8 बजे खाना खाने जा रहे हैं, तो 10 घंटे का, 12 घंटे का आपके पेट को आराम मिला है। तो 12 घंटे के आराम के बाद अगर आप एकदम से शरीर में कुछ भी अनाज डालेंगे, तो वो पाँच शरीर के लिए पांचवा गियर है। तो हमको कभी भी ये गलती नहीं करनी चाहिए कि सुबह उठते से ही शरीर में बहुत सारा हैवी कुछ डाल दिया। ये गलती हमको कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी उम्र का कोई भी इंसान है, उसको ये गलती नहीं करनी चाहिए। तो मुझे सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो भी बच्चों के लिए आज के टाइम में अगर मैं कुछ भी उनका डाइट प्लान या कुछ भी मैं उनके लिए करती हूँ, तो सबसे पहले काउंसलिंग में मेरा उनका यही पॉइंट होता है कि बच्चों को सबसे पहले जल्दी सुलाया जाए। अगर बच्चे जल्दी सो जाते हैं तो जल्दी उठना भी वो सीख जाएंगे। जिस दिन वो जल्दी उठना सीखेंगे तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकल जाएं, प्राणायाम करें, कुछ नहीं कर सकते तो डीप ब्रीदिंग कर लें। अगर बच्चे 10 से 12 मिनट भी अगर जाके डीप ब्रीदिंग कराते तो वो प्राणायाम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर उठ के वो अगर डीप ब्रीदिंग कर लेते हैं, उसके बाद उनका पेट सफाई का जो कार्य है वो उनका हो जाए, बॉल क्लीनिंग हो जाए उनका। उसके बाद में सबसे पहले जब भी शुरुआत करनी है तो हमको किसी लिक्विड से, किसी पेय से शुरुआत करनी है। तो अगर पेय पदार्थों में हम बात करें तो वो गर्म पानी हो सकता है, लेमन जूस हो सकता है, जीरे का पानी हो सकता है, या नारियल पानी हो सकता है। तो
तो लिक्विड में अगर हम शुरुआत करेंगे तो वो मेरी गाड़ी का पहला गियर होगा। तो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा हमें कहती है कि गाड़ी का पहला गियर जो हमको लगाना है तो वो लिक्विड से लगाना है। तो हम लिक्विड में अगर इस तरह का जो बहुत लाइट, जिसे कहते हैं एलोवेरा जूस भी हम ले सकते हैं, लेकिन ये अलग अलग बच्चों की अलग अलग तासीर के हिसाब से ही हम बता सकते हैं। ये मैं जनरल जो बहुत हेल्दी लोग हैं जिनका वाता पित्त और कफ संतुलित है, ये दिनचर्या में उन लोगों के लिए बता रही हूँ। तो अगर किसी को कोई तकलीफ है या कोई समस्या है तो कृपया करके इसको फॉलो करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से, आयुर्वेदिक डॉक्टर या प्राकृतिक चिकित्सक या जो भी आपके डॉक्टर है उनसे कंसल्ट जरूर करें। ये मैं केवल एक उन हेल्दी लोगों के लिए बता रही हूँ जिनका वाता पित्त कफ और पांचों एलिमेंट संतुलित है, ये मैंने उनके लिए बताया। क्योंकि ये, अगर मैं नींबू जूस की बात करूं तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति ऐसी होती है, वात प्रकृति के लोग हैं, या जिनको टॉन्सिलाइटिस है, जिनके सेंसिटिव टॉन्सिल्स हैं, तो उनके लिए ये नुकसान भी कर सकता है। एलोवेरा जूस है वो भी हम प्रकृति देखने के बाद ही कि वो इंसान की प्रकृति कैसी है, तब ही हम उनको एलोवेरा या आंवला जूस, इस तरह के जूसेस हम जो मॉर्निंग में होते हैं वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहला गियर अगर हमको लगाना है तो वो हमको जूसेस है। उसके बाद आप फ्रूट्स ले सकते हैं, स्प्राउट बहुत अच्छा ऑप्शन है। मतलब आपकी दिनचर्या में अगर नेचुरोपैथ की मैं बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके खाने का और जल का नियम और सोने का नियम। ये बहुत इम्पोर्टेंट नियम होते हैं। जब आपको प्यास लग रही है तभी आपको पानी पीना है। जब आपको नींद आ रही है तो नींद का जो सेक्शन है वो आप खुद से, अपन हम लोग कर सकते हैं उसको मैनेज, उस हिसाब से मैनेज किया जा सकता है। कि अगर आप जल्दी सोने की आदत डालें, मतलब आप अगर स्क्रीन टाइमिंग अपना कम कर दें, मतलब आपके जब मोबाइल आप यूज़ कर रहे होते हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं या घर में लाइट जल रही होती है, तो आँखों के रेटिना से हमारे ब्रेन में वो मैसेज जाता है कि नहीं, अभी हमको जागना है और हमको काम करना है। तो अगर आप अंधेरा कर देंगे और डीप ब्रीदिंग कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे या ज्ञान मुद्रा करके आप लेटेंगे तो आप बहुत देखेंगे कि थोड़े ही दिनों में आपको बहुत जल्दी बहुत गहरी नींद में सोने की आदत आपको हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट नियम हमारी नींद का होता है, फिर हमारे उठने का होता है, पेट की सफाई का होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बीमारियां हैं आज के टाइम में, सबसे ज़्यादा बीमारियां हमारे पेट की सफाई ना होने के कारण होता है, जिसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, जिसे कब्ज कहते हैं। तो अगर आपके पेट की अच्छे से सफाई नहीं हुई है तो आपको बीमारियां आनी ही आनी है, ये पक्का है। तो उसके बाद अब मतलब ये हमारे नेचुरोपैथ में कहा जाता है कि 12 बजे तक किसी भी आहार का, किसी भी अनाज का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नेचुरोपैथ में कहते हैं। और आयुर्वेदा के और नेचुरोपैथ के कुछ सिद्धांत बिल्कुल अलग अलग हैं। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम अपने शरीर को जान लेंगे, अपने शरीर की प्रकृति को जान लेंगे, तो उसके अनुसार अगर हम अपनी दिनचर्या निर्धारित करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैं आज जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही एडवाइस करना चाहूँगी कि पहले अपने शरीर को जानें, अपने शरीर की प्रकृति को जानें। या आप बच्चों के लिए, जिनके लिए आज आप सुन रहे हैं, तो उन बच्चों के शरीर को जानें, उन बच्चों के शरीर की प्रकृति को जानें। उसके बाद में कोई भी दिनचर्या डिसाइड करें कि आपको नेचुरोपैथ के अनुसार चलना है या आयुर्वेदा। क्योंकि आयुर्वेदा में ऐसे कहा जाता है कि मॉर्निंग के टाइम पे 9 बजे तक सबसे हैवी मील आपको ले लेनी चाहिए। तो ये मैं कहती हूँ कोई भी सिद्धांत गलत नहीं होता है, ना तो आयुर्वेद में कुछ चीज़ गलत लिखी गई है, ना ही प्राकृतिक चिकित्सा में। लेकिन हर एक का अपना शरीर और तासीर है, उसी शरीर और उसी तासीर के अनुसार। अब जैसे मैं गांव के लोगों की बात करूं तो गांव के लोग जब मॉर्निंग पे काम निकलते हैं, सुबह सुबह अपने कामों पे निकलते हैं, तो वो बहुत अच्छा हैवी मील, अच्छा सा खाना खा के वो निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका शरीर उस तरीके का है, उनकी प्रकृति उस तरीके की है। क्योंकि वो खेतों में जाके 8 से 10 घंटे काम करने वाले हैं, पसीना बहाने वाले हैं। तो उनके लिए तो भोजन पच जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात उन लोगों के लिए है जो, जिनका बैठे रहने का काम है, या जो हार्ड वर्किंग नहीं करते हैं, या जो पसीना बहाने वाला काम नहीं करते हैं। तो उनके लिए कुछ, मतलब आप खाना कुछ भी खा लें, खाना खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, खाने को अच्छे तरीके से पचा लेना और उस खाने का पूरा मल बन के निकल जाना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ यही होती है कि अगर आपके शरीर में से टॉक्सिन नहीं निकल रहे हैं, अगर आपके शरीर में से ये गंदगी बाहर नहीं निकल रही है, तो आप बीमारियों का घर बन जाएंगे, ये पक्का है। क्योंकि हमारे नेचुरोपैथ और आयुर्वेद में दोनों में यही सिद्धांत है कि जिनका पेट साफ नहीं होता है,
उनकी उनकी मतलब उनकी बीमारियाँ जो होती हैं, उनकी लिस्ट बहुत लंबी होती है। तो ये पहला सिद्धांत हमारे प्राकृतिक चिकित्सा में है कि आप 12 बजे तक कोई अनाज नहीं खाएँगे। उसके बाद आपको अनाज अगर कुछ लेना है, तो उसमें फाइबर की मात्रा बहुत होनी चाहिए और अनाज कुछ भी ग्रहण करने से पहले, पका हुआ अनाज कुछ भी ग्रहण करने से पहले अगर आप कच्चा खाएँगे, रॉ खाएँगे, तो वो बहुत अच्छा है आपके लिए। उसके बाद खाने में गैप देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप, क्योंकि लोग आज के टाइम में ये नहीं जानते हैं कि हमको क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है और कब खाना है। अगर ये इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर हम अपने जीवन काल में अगर हम ये जान लें कि हमको कब खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, अगर ये हम लोग जान लेंगे, तो शायद हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ये जान लेना कि कब, कितना और क्या खाना है हमको। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ बच्चों की, तो बच्चे जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा जो खा रहे हैं, वो जंक फूड खा रहे हैं। तो जंक फूड में मैं अगर बात करूँ, तो मैदा जिस जिस भी चीज़ की आप बात करोगे, चाहे वो पिज़्ज़ा है, चाहे वो मैगी है, बर्गर है, मोमोज़ है, कुछ भी चीज़ है, जो बच्चे आज के टाइम में खा रहे हैं, वो जंक फूड के अलावा कुछ भी नहीं है। उसमें मैदा है, जिसमें फाइबर लेश मात्र भी जिसमें फाइबर नहीं है। तो बच्चों की मुख्यतः मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण उनका भोजन ही है। क्योंकि आज के टाइम में जो भोजन बच्चे ग्रहण कर रहे हैं या आज की डेट में जो जो भोजन हम ग्रहण कर रहे हैं, उस भोजन को ग्रहण करने के बाद जो भी भोजन आपने ग्रहण किया, 3 महीने बाद आपका शरीर आपको बताएगा कि आपने किस तरह का भोजन ग्रहण किया था। क्योंकि जो आहार आप वो ग्रहण कर रहे हैं, उसी आहार से आपका शरीर बनता है। कहते हैं ना, रक्त, मज्जा, मांस, ये सब हमारे खाने से ही बनता है। तो जिस तरीके का आप खाना खाओगे, उसी तरीके का आपका रक्त बनेगा, रक्त से रस बनेगा, रस से तो जो हम 40 मन अनाज खाते हैं, उससे एक थोड़ा-सा हमारे पास ओज बनता है, ओज। तो वो ओज जो होता है, उसकी उसकी जो क्वालिटी है, वो हमारे भोजन पर ही, उसकी जो गुणवत्ता है, वो हमारे भोजन पर ही निर्भर करती है। तो जिस तरीके का आप भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरीके का आपका शरीर बनता है। तो आपके शरीर में बीमारियों का कारण जो है, वो भोजन ही होता है। क्योंकि हमारे नेचुरोपैथ में, हमारे आयुर्वेदा में एक ही सिद्धांत काम करता है, आहार ही चिकित्सा है। मतलब आपका भोजन ही आपकी मेडिसिन है, आपकी आपका भोजन ही आपका चिकित्सा है। तो अगर आप भोजन की प्रकृति को और अपनी प्रकृति को समझ लेंगे और भोजन अपनी दिनचर्या को समझ लेंगे, इसी प्रकार बच्चों की दिनचर्या, बच्चों की प्रकृति को आप समझ लेंगे, तो बच्चों के अंदर बीमारियाँ आएगी ही नहीं और आएँगी नहीं तो प्राकृतिक चिकित्सा का सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन हाँ, कुछ बच्चे जो बाय बर्थ जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं या बच्चे जो मेंटली रिटार्ड होते हैं, जो बच्चे मानसिक रूप से विकसित नहीं हैं या जिन बच्चों में बाय बर्थ टाइप 2 डायबिटीज़ पाई जाती है, तो उनकी उनकी जो बीमारियाँ हैं उसके लिए उनके उनकी जो मदर है वो कारण है। क्योंकि उनकी मदर ने जिस तरीके का भोजन ग्रहण किया, उसी तरह का वो बच्चा उसी तरह की बीमारियाँ उस बच्चे में आती हैं। तो इसको हम जेनेटिक भी कह सकते हैं। तो बीमारियों के कुछ एक मुख्य कारण होते हैं, एक आपकी दिनचर्या होती है। एक आपका कहते हैं विचार बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो जिस तरीके के थॉट्स आप क्रिएट करते हैं, जैसे कहते हैं ना, जिस तरीके आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। तो विचार बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। प्लस आपकी जेनेटिक्स, कुछ बीमारियां होती हैं, कुछ पिछले जन्मों से बीमारियां भी आती हैं, पिछले जन्मों में जो आप कर्म करके आए। क्योंकि हम जब पीएलआर करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि इस जन्म में तो उसने कुछ नहीं किया, उसकी दिनचर्या बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, फिर भी उसके अंदर बीमारियां हैं। तो उन बीमारियों का कारण पीएलआर जो हम करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, पिछले जन्मों में ले जाना जिसे कहते हैं, उसमें ले जाने के बाद पता लगता है कि पिछले कई जन्मों में उन्होंने जो दुष्कर्म किए होते हैं या जो भी कुछ गलत किया होता है, उसकी वजह से कुछ बीमारियां उनके अंदर आई होती हैं। इसके लाइव बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस भी हैं, प्रूफ्स भी हैं। इसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। लेकिन बच्चों की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो बच्चों में वही चीज़ें प्रॉम्प्ट होती हैं या प्रोमिनेंट होती है, या बच्चे वही चीज़ ग्रहण करते हैं, ग्रास्प करते हैं जो उनके माता-पिता करते हैं। अगर आज माँ दिन भर टीवी देख रही है, सीरियल देख रही है और माँ अगर आज दिन भर व्हाट्सएप पे लगी हुई है या आज माँ दिन भर मोबाइल पे लगी है, तो आप बच्चे को कैसे मना कर सकते हो कि आप मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे? तो आज के टाइम में मतलब मुख्यतः कारण एक खाना है जो जंक फूड खा रहे हैं, दूसरा प्राकृतिक जो ऑटो बायो क्लॉक है उसके अगेंस्ट जो हम काम कर रहे हैं, तीसरा है जो रेडिएशन वाले जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं। हमारा फ्रिज हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया,
हमारा माइक्रोवेव हो गया, ये सब रेडिएशन मतलब जो रेडिएट करते हैं, जो रेडिएशन होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ये हम सब जानते ही हैं कि टावर जहाँ जहाँ भी ये टावर लगे हैं, मोबाइल के टावर्स लगे हैं, वहाँ चिड़ियाओं की संख्या बहुत खत्म हो गई है या कम हो गई है। तो रेडिएशन वाली जो चीज़ें हैं, तो यही कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों की बीमारियों के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं ये। और प्राकृतिक चिकित्सा की मैं अगर बात करूँ तो प्राकृतिक चिकित्सा बहुत कारगर चिकित्सा है। इस चिकित्सा में आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। कुछ पानी की चिकित्सा है, मिट्टी की चिकित्सा है, कुछ हवा की चिकित्सा मतलब योग और प्राणायाम जो हैं, लंगनम है, ये आप घर पे कर सकते हैं। कुछ चिकित्सा ऐसी होती है जिसको प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र पर जाकर ही करवाया जा सकता है, जिसमें शिरोधार्या होता है, मालिश होती है, हॉट मतलब गर्म पानी का स्नान होता है या कटी स्नान होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चिकित्साएं होती है। कई लोग मिट्टी चिकित्सा है वो घर पे नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, पानी की चिकित्सा जो है वो सबसे आसान है, जो घर पे की जा सकती है। तो एक पानी की चिकित्सा जो जो बच्चों में भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी से जो चिकित्सा है वो कई तरीके से की जा सकती है। आप पानी पीकर भी चिकित्सा का हिस्सा बन सकते हैं, और पानी के द्वारा पानी की पट्टियाँ लगाकर या पानी के द्वारा भी और कई तरीके से भी चिकित्सा की जा सकती है। तो उसको हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। रंग चिकित्सा होती है, कलर जो होती है, जिसको एक्यूप्रेशर में भी हम यूज़ करते हैं, तो जोक में यूज़ करते हैं। तो रंग चिकित्सा होती है, चुंबक चिकित्सा होती है, एक्यूप्रेशर होता है। तो वो ये सब चीज़ें सब प्राकृतिक चिकित्सा का ही हिस्सा है। और जो जितना प्रकृति से जुड़ा रहता है, जो जितना प्रकृति से जुड़ा हुआ है, वो उतना ही मतलब जो कहते हैं, जो प्रकृति के जितना निकट है या जो प्रकृति के जितने सानिध्य में रहता है, जितना धूप, हवा, मिट्टी, पानी, प्राकृतिक चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने आप को बिल्कुल निरोगी रख सकते हैं। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जिस तरह का खाना खा रहे हैं, अपने खाने पे ध्यान देंगे तो सब तरह की बीमारियां आप घर पे भी उनको ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। अब जिनके क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं अनम्यूट थैंक यू करके। मैम, थैंक यू डॉक्टर सपना। बहुत छोटी छोटी चीजों के माध्यम से आपने बताया दिनचर्या के बारे में, और बच्चों के लिए खास करके किस प्रकार हमें छोटी छोटी सावधानियां लेनी चाहिए, जिस प्रकार से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। आचार विचार कुछ अगर इसके एक नोट्स अगर आप सर्कुलेट कर सकें, क्योंकि आधे घंटे में बहुत सी चीजें नहीं समझ में आई होगी, तो बहुत सर सारी हम बातें दूसरा नहीं, तो कुछ बेसिक नोट्स अगर आप हमें दे सकें तो मैं सबको सर सर्कुलेट करके। एक्चुअली नोट्स का, हाँ मैं नोट्स जरूर बनाती, मैं पीपीटी जरूर बनाती, लेकिन आपको मैंने बताया था रिसेंटली आई हैव शिफ्टेड हियर नो। जी तो जी मेरी किताबों का जो खजाना है, आई डोंट नो, वो मेरा पीडीएफ में अभी, क्योंकि मोबाइल फॉर्मेट हो गया है मेरा। जी। अगर मुझे मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ सर, एक सीरीज मानसिक और शारीरिक चिकित्सा की एक सीरीज अगर हम लोग प्लान करें, तो ठीक हम है। लोग एक इस तरह की सीरीज भी प्लान कर सकते हैं कि मन का स्वास्थ्य, दिल की बात, मन का स्वास्थ्य। इस तरह ठीक की है। एक सीरीज हम प्लान कर लेते हैं, तो उसमें हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम लेके चल सकते हैं उसमें, ओके, क्योंकि आई डिस्कस प्राकृतिक विथ यू, चिकित्सा। आई डिस्कस या विथ यू लेटर ऑन। और या विल श्योर श्योर, डेफिनेटली प्लान एक 100%। सीरीज, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक ठाक है, अदरवाइज तो सब चलता ही रहता है। तो बहुत बहुत बिल्कुल धन्यवाद डॉक्टर सपना, आज क्षेत्र ओपन कर दिया है। एक प्रश्न जी। आया था सबसे पहले, हम जो लिखा था, शायद देवदत्त गौर जी ने लिखा है, पित्त पित्त के विकार बारे में। होने का क्या कारण हो सकता है और प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या उपचार है। देखिए पित्त, होशंगाबाद से हैं जी। हाँ जी, पित्त क्या कारण, तो मैंने आपको बताया, जो आज हम खाना खा रहे हैं, जो भी भोजन आज हम ग्रहण कर रहे हैं, हर तरह के भोजन में आप देखेंगे पेस्टिसाइड्स हैं। मतलब आपको कोई भी भोजन बिना किसी पेस्टिसाइड के, यूरिया, बिना खादों के, बिना उर्वरकों के और बिना पेस्टिसाइड के कोई भी भोजन आपको उपलब्ध नहीं है आज के टाइम में। बस वही हमारे सबके पित्त बढ़ने का एक मुख्य कारण है। एक ये दिनचर्या जो मैंने आपको बताई है, अगर ये दिनचर्या आप नहीं फॉलो करते हैं, और प्राकृतिक चिकित्सा में इसको ठीक करने का मैंने आपसे बोला था कि एक उम्र होती है, एक मेल और फीमेल फैक्टर होता है, एक आपका दिनचर्या, इसमें कुछ बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। मैं जब तक आपकी प्रकृति को ना समझ लूं, जब तक मैं आपके शरीर को ना समझ लूं, तब तक मेरे लिए, क्योंकि हमको रूट कॉज पे हर एक के कारण, हर एक के शरीर में पित्त का कारण अलग अलग होता है, क्योंकि पित्त पित्त भी कई तरह का होता है, पित्त भी एक तरह का नहीं होता है। जैसे वात वायु क्या कही जाती है, 5 तरह की वायु होती है, मतलब वात, पित्त और कफ में भी प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं। और कफ के भी प्रकार होते हैं, और उससे होने वाली जो बीमारियां होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं। जैसे बच्चे में जो होने वाला कफ है,
उसके कारण अलग हो सकते हैं, बड़ों में होने वाला जैसे हमने अभी देखा कोरोना में, तो कारण सबके अलग अलग थे। तो पित्त को ठीक करने के लिए जो कारण है वो मुझे पहले डायग्नोस, क्योंकि हमारा इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट और मेन एलिमेंट होता है डायग्नोस करना कि आपकी बीमारी का रूट कॉज क्या है, मतलब जड़ क्या है। तो मुझे जड़ मालूम पड़नी चाहिए, उसके लिए मुझे आपकी हम काउंसलिंग करते हैं, प्री इंडक्शन इंडक्शन बोलते हैं हम लोग उसको। तो जिस दिन आप चाहें तो उस दिन आप प्री इंडक्शन और इंडक्शन आप उनसे ले सकते हैं। तो उसमें आपकी दिनचर्या और बाकी चीज़ों के बारे में जब हम बात करेंगे तो हो सकता है रूट कॉज हमको मालूम पड़ जाए कि आपके पित्त के बढ़ने का कारण क्या है, क्योंकि आपके पित्त के बढ़ने का कारण हर एक से अलग होगा और उसका निवारण भी हर एक से अलग होगा। जी। डॉक्टर लक्ष्मण त्रिपुरा से है, अपना प्रश्न रखें डॉक्टर लक्ष्मण। नमस्ते स्वप्ना दी मैडम, आई एम फ्रॉम नमस्कार। त्रिपुरा। नमस्कार सर। साहब, आप तो एक लाइफ ट्रेनिंग का लाइफ लाइफ रूटीन बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। जी। हम भी नेचुरल का आइडेंटिटी है। हाँ जी। आपका जो प्रेजेंटेशन बताया वो सब नेचुरल का है। बहुत अच्छा था, थैंक यू फॉर दिस। ये पहले इसके नेचुरल थेरापी के बारे में बहुत अवेयरनेस होना चाहिए। बहुत जितना ज्यादा। है हाँ जी। इतना नहीं है। इतना हाँ जानकारी सब सबके नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत ही स्पेशली फॉर पेरेंटल सेशन, पेरेंटल केयर, रिगार्डिंग पेरेंटल केयर, इट शुड बी ऑब्जर्व वेरी नाइसली, आई थिंक। अनदर थिंग, आपने बताया जो मेन्यूर और पेस्टिसाइड के वेजिटेबल खाएगा बा कुछ खाएगा और इसके साथ हेरिडिटी बा जेनेटिक का कोई होएगा, तो इसके बारे में हमारा इसके नेचुरल थेरेपी का क्या कर सकता है बा सकता है क्या, कि कैसे करेगा। और दूसरा जी। क्वेश्चन है मेरा, हमारा इधर को कुंभक जैसे हमारा प्राणायाम का बात बताया हाँ आपने, कुंभक। बताया कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग सिस्टम और डीप हाँ जी। ब्रीदिंग। आप डीप ब्रीदिंग बताइए, डीप ब्रीदिंग में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा, जितना लंग का कैपेसिटी इतना आया से जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लंग्स वॉल्यूम बिकम मोस्ट लार्जर आई थिंक इन द डीप ब्रीदिंग। So हाँ it's a जी। possibility it's a possibility to absorb the oxygen at maximum quantity. But या when I tell the Kumbhak, in the Kumbhak stage, there is no use of oxygen. या It is the Puro Kumbhak, it is the Rachong Kumbhak, there is no Kumbhak. So what is the difference between these two? The simultaneously it may be comparable with the fasting system. Without food, our body is getting much more immune power. Please enlighten this matter, please. या सर देखिए, आप जो बोल रहे हैं तो लंग्स के लिए आपने सुना हो, आपके बहुत सारे आसन और प्राणायाम्स होते हैं। बहुत आसान सी टेक्निक होती है। अगर आपके पास बैम्बो हो, अगर आपके पास डंडा हो, अगर आप, तो वो डंडा पीछे कमर पे रख के ना, हाथ अगर आप दोनों ऐसे करके आगे से चेस्ट को अगर आप स्ट्रेस करेंगे, उस समय जब आप ब्रीथ करेंगे ना, तो मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है आपका, जब लंग्स जैसे एक्सपांड होगा ना, आप लंग्स को एक्सपांड करने वाला कोई भी आसन करिए। लाइक अगर आप धनुरासन भी करते हैं ना, अगर लंग्स को, मतलब आपका चेस्ट जिसमें खिंच रहा है, आपका चेस्ट जिसमें स्प्रेड हो रहा है, अगर वो, अगर आप कुछ भी आसन अगर आप करते हैं, उस वक्त में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जो पेस्टिसाइड वाला आप जो बोल रहे हैं ना सर, तो पेस्टिसाइड के लिए देखिए, हम कर तो कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर हम ऑर्गेनिक की डिमांड करेंगे तो देखिए आज के टाइम में ऑर्गेनिक भी मिल रहे हैं, ठीक है। कोशिश करके हम, मैंने लोगों को देखा है, लोगों को क्या है ना, सैरिडोन इफेक्ट चाहिए होता है कि बाजार गए, सैरिडोन लाया, खोला, खा गए और आराम मिल गया, बस दैट्स इट। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। आज सोचिए कि लोग जो टेरेस गार्डन लगा रहे हैं या जिनके पास फ्लैट है छोटे छोटे से, लोहे के छोटे 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 जीने, मैंने देखा है लोगों के यहाँ, मतलब मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मतलब वो लोहे की जो जीने वाली जो ऐसी आती है ना, जीने वाली सीढ़ियाँ जो आती हैं, उन सीढ़ियों पे आप गमले लगाकर भी आप अपने घर में बहुत सारी चीजें आप उगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं उगा सकते हैं। पर हाँ, जहाँ तक मैं अनाज की बात करूँ, अनाज नहीं उगाया जा सकता, लेकिन मोटा अनाज जरूर यूज किया जा सकता है। और जो आप इसकी बात कर रहे हैं कि जो पेस्टिसाइड्स और ये है, देखिए ये तो खत्म नहीं किए जा सकते हैं, है ना, ये खत्म नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन हाँ, इसके प्रायोजन किए जा सकते हैं कि फाइबर वाला हम खाना खाएं। तो जितना आप मोटा अनाज खाएंगे, वो फाइबर वाला अनाज है आपका, मतलब आप मोटा गेहूं, दलिया, है ना, और अगर जितना जौ है, जवार है, ये मोटा अनाज जितना है, जिसमें ग्लूटेन ग्लूटेन फ्री जो अनाज है, या चावल, अगर बिना पॉलिश वाला अगर आप चावल यूज कर रहे हैं, तो वो भी आपके पूरे कंप्लीट फाइबर में ही आता है ना। तो अगर वो आप यूज करेंगे, और जो उससे आपको पूरा फाइबर मिलने वाला है,
तो पेस्टिसाइड तो देखिए रहने वाला है, लेकिन हाँ उस पेस्टिसाइड के अगेंस्ट में अगर आप अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं, तो इम्यूनिटी के लिए दो ही चीज़ें हैं। एक तो आप अपना आसन प्राणायाम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आसन प्राणायाम करेंगे तो मतलब अंदर जो इनहेल आप ऑक्सीजन करेंगे उससे इम्यूनिटी बढ़ेगा। दूसरा, इम्यून के लिए बहुत सारी और चीज़ें हैं। हमारे आयुर्वेदा में जो वर्णन है, आंवला है, हरड़ है, बहेड़ा है, जो तीनों तत्वों को बैलेंस करता है। हमारा वात पित्त और कफ को जो बैलेंस करने वाली चीजें हैं वो बहुत कम है। जैसे कि आपका आंवला हो गया, हरड़ और बहेड़ा। गिलोय अगर सेवन करेंगे आप, ठीक है, तो गिलोय एक ऐसा एलिमेंट होता है, या पुनर्नवा एक ऐसा एलिमेंट होता है जिससे आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। बाकी बॉडी को प्राकृतिक तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें एक एनेबा भी होता है, कैस्टर ऑयल भी होता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप जो खा रहे हो, क्योंकि वो हमारी मजबूरी है, जो हमको खाना पड़ रहा है वो हमारी मजबूरी है, लेकिन उसमें आप चेंजेस ऐसे कर सकते हैं कि हल्दी वाले पानी से धोना, इमली वाले पानी से धोना। तो सब्जी और फलों का पेस्टिसाइड्स और वो सब आप निकाल सकते हैं या कम कर सकते हैं। और जो अनाज है उसमें मोटा अनाज यूज कर कर आप अपने फाइबर की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। जी, प्रमोद मिश्रा साहब अपनी बात रखें, एडवोकेट प्रमोद मिश्रा जी। जी जी भाई साहब, सबसे सबसे पहले डॉक्टर सपना जी को बहुत बहुत बधाई। बहुत ही अच्छे सहज भाव से जीवन जीने की, जीवन को किस तरह आहार के द्वारा अपने को हम स्वस्थ रख सकते हैं समझाया। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों में नकारात्मक सोच महिलाओं एवं पुरुषों में जो आ रही है,